गुड इवनिंग साथियों, आप सभी लोगों को एक बार फिर से टारगेट स्टडी एग्जाम 100 के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप एक मैंने बताया था उसी तरह से भारतीय संविधान यानी इंडियन पॉलिटी के एकदम स्टार्टिंग से अंतिम तक पढ़ाने का जो निर्णय लिया था उसको आज पूरा करेंगे। ठीक है, तो अब से अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी, एमटीएस, सीपीओ, स्टेनो, ठीक है, या यूपीएससी, एमपीएससी, राजस्थान, ठीक है, एलडीए, ठीक है, या आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ऑल इंडिया में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें अगर जीके जीएस आता है तो इंडियन पॉलिटी एक अहम हिस्सा निभाता है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, या भारत में आप डिफेंस लेवल की तैयारी कर रहे हैं, एनडीए, सीडीएस, यूपीएससी, या आर्मी, एयरफोर्स, नेवी हो गया, या आप स्टेट लेवल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, पुलिस की हो, दिल्ली पुलिस की हो, सेंट्रल लेवल में आ जाए, तो आप इंडियन पॉलिटी, कंप्लीट इंडियन पॉलिटी आज से इस चैनल पे हर शाम 6:30 बजे पढ़ाया जाएगा। या हो सकता है एक दिन डिले, एक दिन बाद पढ़ाया जाए, या रेगुलर पढ़ाया जाए, मतलब आपको कंप्लीट इंडियन पॉलिटी मिलेगा। कैसे? तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे कि संविधान या संविधान से पहले संविधानिक सभा कैसे बना। संविधानिक सभा से पहले हमारा भारत अंग्रेजों के गुलाम, मतलब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से हम शुरुआत करेंगे कि भारत अंग्रेजों के गुलाम था, फिर किस किस तरीके से भारत आज़ाद हुआ, फिर संविधानिक सभा बना, फिर संविधान बना। ठीक है, तो आज उसी के तहत हम 2 दिन पढ़ने वाले हैं, 2 से 3 दिन संविधानिक सभा यानी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड 2 दिन पढ़ने वाले हैं। एग्जाम में यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछता है, तो 2-3 दिन हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पूछेंगे। ठीक है, तो 3 दिन हम पढ़ेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम संवैधानिक सभा के बारे में पढ़ेंगे, संविधानिक सभा कैसे बना, फिर उसके बाद हम संविधान पढ़ेंगे, 395 आर्टिकल तक पढ़ेंगे। तो चलिए ज़्यादा बात करना करते शुरुआत करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, तो देखिए सन 1600 ईस्वी में क्या हुआ था। सन 1600 ईस्वी में इंग्लैंड की महारानी कौन थी? तो सन 1600 ईस्वी में इंग्लैंड की महारानी जो थी, उन्होंने जो इंग्लैंड के व्यापारी थे, व्यापारी लोगों को 15 सालों के लिए पूर्व में व्यापार करने के लिए मोनोपोली पर हस्ताक्षर किया था। ठीक है, क्या बोले हैं कि सन 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी ने ब्रिटेन के व्यापारियों, इंग्लैंड के व्यापारियों को 15 वर्ष के मोनोपोली पर हस्ताक्षर किया। किस लिए? व्यापार करने के लिए, कि पूर्व में व्यापार करने के लिए 15 वर्षों के लिए हस्ताक्षर किया। ठीक है, तो क्या हुआ सन 1600 ईस्वी में जब व्यापार करने के लिए इंग्लैंड की महारानी हस्ताक्षर करते हैं मोनोपोली पर, तब वह भारत में आके ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ईआईसी का मतलब होता है ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करते हैं 1600 ईस्वी में भारत में आकर के। कौन? तो ए फिरंगी अंग्रेज। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होता है, पहले तो ये मोनोपोली पर इंग्लैंड की महारानी ने हस्ताक्षर किया कि किस लिए? व्यापार करने के लिए, पूर्व में व्यापार करने के लिए। लेकिन ये जो कंपनियां थी, कंपनियों ने पहले तो व्यापार किया, फिर इसके बाद भारत में क्या किया इन्होंने, भारत में मतलब अपनी राजनीति करने लगा। व्यापार के माध्यम से आया था, लेकिन ये बाद में राजनीति करने लगा, पॉलिटिकल खेल खेलने लगा। ठीक है, तो भारत में 15 वर्षों के लिए ये किस लिए आए? तो व्यापार के लिए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए किस लिए आया था, तो व्यापार के माध्यम से आए थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये राजनीति करने लगे, राजनीति करते करते फिर राजनीति करने लगे। फिर क्या हुआ, 23 जून, फिर होता है 23 जून, फिर एक डेट आता है 23 जून, 23 जून 1700, 23 जून 1700, 23 जून 1757। क्या हुआ था इस दिन? 23 जून 1757 में होता है। 23 जून 1757 में क्या होता है, प्लासी का युद्ध होता है। प्लासी का युद्ध किन किन के बीच में होता है? तो बंगाल के नवाब वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो वो कर रहा था लॉर्ड क्लाइव कर रहा था। ठीक है, तो देखिए 1757 में क्या हुआ था, प्लासी का युद्ध। लिखते भी रहिए, सुनते भी रहिए। प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी का युद्ध में एक तरफ कौन था? तो बंगाल का नवाब था। ठीक है, नवाब ऑफ बंगाल। ठीक है, नवाब ऑफ बंगाल था। और दूसरी तरफ था ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व यानी डायरेक्ट कौन कर रहा था? तो वो कर रहा था क्लाइव। ठीक है, क्लाइव कर रहा था। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद 17 जून 1757 में प्लासी का युद्ध होता है बंगाल के नवाब ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। ठीक है,
और इसका नेतृत्व कर रहा था क्लाइव। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है इसमें बंगाल के नवाब हार जाता है, क्लाइव जीत जाता है, तो कहीं ना कहीं बंगाल पर कब्जा करने का पहला क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल पर कब्जा कर लेता है। उसके बाद होता है 1764 में क्या होता है, बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कहते हैं भारत पर अंग्रेजों का जो कब्जा करने का सबसे सटीक युद्ध कौन सा था। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि जो अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा किया था वो कौन से युद्ध के बाद, मतलब भारत में अपना पैर पसारना शुरू कर दिया, उसके बाद मतलब राजनीति करने लगा, तो किसके बाद, तो बक्सर के युद्ध, 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने भारत में अपना कब्जा करने, शासन करने लगा। तो बक्सर का युद्ध, जो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, किस किस के बीच में हुआ था, तो बंगाल के नवाब प्लस अवध का नवाब और मुगल। ठीक है, मुगल, और इधर हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व कौन कर रहा था, तो हेक्टर मुनरो कर रहा था, हेक्टर मुनरो। ठीक है, देखिए पहले क्या हुआ था, 23 जून 1757 में जब प्लासी का युद्ध होता है तो बंगाल का नवाब हार जाता है। तो अब बंगाल का नवाब भागते हुए जाता है किसके पास, अवध यानी लखनऊ, लखनऊ के जो नवाब था उस टाइम में, अवध के नवाब के पास जाता है, मुगल नवाब के पास जाता है कि आप लोगों पर भी समस्या हो सकता है, हमारा साथ दीजिए, अंग्रेजों को भगाते हैं। ठीक है, तो फिर ये भागते भागते इन तीनों के पास जाता है, तीनों को युद्ध के लिए एकजुट कर लेता है, और फिर होता है 1764 में बक्सर का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो वो हेक्टर मुनरो कर रहा था, याद रखिएगा, बक्सर के युद्ध समय पे हेक्टर मुनरो कर रहा था। तो उसमें क्या होता है कि हेक्टर मुनरो इन तीनों को फिर से हरा देता है। इन सभी को हराने के बाद अब लास्ट में क्या होता है, तो लास्ट में होता है अब क्या, तो लास्ट में होता है इलाहाबाद की संधि। आपने बहुत पढ़ा होगा इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि क्या हो, जब ये दो बार हार हार चुके थे तो तीसरी बार ये युद्ध लड़ने की क्षमता में नहीं थे, तो क्षमता में नहीं थे, फिर होता है इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि कब होता है, तो इलाहाबाद की संधि होता है 1765 में। इलाहाबाद की संधि कब होता है, 1765 में इलाहाबाद की संधि होता है। इलाहाबाद की संधि देखिए, बक्सर का युद्ध में नेतृत्व कौन कर रहा था, हेक्टर मुनरो, लेकिन इलाहाबाद की संधि करने के लिए कौन आया, तो जो पहली बार जो युद्ध जीता था क्लाइव, वही आते हैं प्लस इलाहाबाद की संधि करने के लिए। कौन आते हैं, इलाहाबाद की संधि कराते हैं, अगर पूछते हैं उसमें कौन आते हैं, तो वो हो जाएगा क्लाइव। ठीक है, हेक्टर मुंडो इलाहाबाद की संधि नहीं करते, क्लाइव करते हैं। ठीक है, क्लाइव करते हैं इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि कौन करते हैं, तो वो क्लाइव करते हैं इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि में क्या होता है, तो इलाहाबाद की संधि में अब इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ से बनता है कि इलाहाबाद की संधि इतना खास क्यों था। ठीक है, तो 1765 जब इलाहाबाद की संधि हुआ, ठीक है, इलाहाबाद की संधि, ये समझ लीजिएगा, इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि हुआ 1765 में। इसमें करने वाला कौन था, तो क्लाइव, करने वाला क्लाइव था। और इसमें क्या हुआ था, क्लाइव ने डुअल गवर्नमेंट शुरू कर दिया था, डुअल गवर्नमेंट यानी क्या था, तो डुअल गवर्नमेंट शुरू कर दिया था। डुअल गवर्नमेंट मतलब क्या होता है, द्वैत शासन शुरू कर दिया था। ठीक है, जिसे कहते हैं द्वैत शासन, द्वैत शासन। ठीक है, एक एक रूल शुरू कर दिया, द्वैत शासन प्रणाली शुरू कर दिया। ठीक है, तो एग्जाम कभी कभी पूछता है द्वैत शासन की शुरुआत कब से होता है। एग्जाम पूछता है कि द्वैत शासन को शुरू कर, भारत में द्वैत द्वैत शासन को शुरू करने वाला पहला अंग्रेज कौन था, तो अंग्रेज गवर्नर कौन था, तो वो हो जाएगा आपका क्लाइव, लॉर्ड क्लाइव था। लॉर्ड क्लाइव ने भारत में क्या लेके आया, द्वैत शासन, डुअल गवर्नमेंट लेके आया, डुअल सिस्टम लेके आया। ठीक है, इलाहाबाद की संधि के साथ साथ। तो डुअल सिस्टम का मतलब क्या है, अब समझ लेते हैं कि डुअल सिस्टम का मतलब क्या है। तो डुअल सिस्टम का मतलब होता है कि जब अब बंगाल अवध और बंगाल अवध और मुगल को जब हरा देते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा दबदबा हो जाता है, बहुत बड़ा दबदबा हो जाता है।
ठीक है। जब बंगाल, अवध और मुगल को हरा देता है अंग्रेज, उसके बाद भारत में कहीं न कहीं अंग्रेज़ों का बहुत बड़ा दबदबा हो जाता है। फिर वहाँ इलाहाबाद की संधि के बाद द्वैत शासन प्रणाली सिस्टम शुरू कर देता है। तो द्वैत सिस्टम में क्या होता है? द्वैत सिस्टम में होता है कि जो रेवेन्यू है, द्वैत सिस्टम में क्या है कि जो रेवेन्यू है, जो पैसा है, वो सब किसके पास होगा? रेवेन्यू पैसा जो दीवान अधिकार, ठीक है? अगर आपसे पूछे दीवानी अधिकार दीवानी अधिकार किसके पास होगा? तो दीवानी अधिकार का मतलब होता है रेवेन्यू, पैसा। ये किसके पास होगा? बंगाल में बंगाल, अवध और क्या उसका नाम है, मुगल, इन तीनों लड़ाई में हार चुके थे। तो इसके बाद जब इलाहाबाद की संधि में कहा गया जो दीवानी अधिकार होगा बंगाल का, वो किसके पास होगा? तो दीवानी अधिकार मतलब पैसा, रेवेन्यू, ये सब किसके पास होगा? तो ये सब अंग्रेजों के पास होगा। ये द्वैत सिस्टम में कहा गया है। द्वैत सिस्टम का मतलब है पैसा, रेवेन्यू किसके पास होगा? अंग्रेजों के पास में। और जो ये शासक था, शासकों को क्या दिया गया? शासकों का काम है शिक्षा पर ध्यान दे, स्वास्थ्य पे ध्यान दे, व्यय पे ध्यान दे। व्यय मतलब खर्चा। जब पैसा अंग्रेजों के पास है तो व्यय कह रहा है तुम लोग व्यय करो, खर्चा करो। जब देगा ही नहीं तो खर्चा क्या करेगा? घंटा। जब देगा ही नहीं तो खर्चा क्या करेगा? घंटा। ठीक है। तो यही था डुअल गवर्नमेंट, डुअल सिस्टम। इलाहाबाद की संधि के बाद द्वैत सिस्टम प्रणाली किसने शुरू किया था? क्लाइव ने शुरू किया था। ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं इसके बाद हम कहाँ पे आते हैं? तो इसके बाद देखिए, फिर इसके बाद कहीं ना कहीं इंग्लैंड की महारानी को पता चला कि हमने जो इन व्यापारियों को भारत किस लिए भेजा, पूर्व में किस लिए भेजा है? व्यापार करने के माध्यम से। लेकिन ये वहां पे जाके क्या कर रहे हैं? राजनीति करने लगे। फिर इनको कंट्रोल में लेने के लिए वहाँ इंग्लैंड की महारानी ने क्या किया? कुछ समय के बाद एक एक एक्ट भेजना शुरू किया, चार्टर अधिनियम भेजना शुरू किया। ठीक है। तो कहते हैं चार्टर अधिनियम क्यों भेजते हैं? तो ईआईसी, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको कंट्रोल में रखने के लिए एक एक चार्टर अधिनियम शुरू किया। तो सबसे पहला चार्टर अधिनियम कब आया? 1773 का। आपने सुना ही होगा 1773 का रेगुलेटिंग। ठीक है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट सबसे पहला एक्ट कब आया? तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से क्या हुआ? तो सर्वप्रथम बंगाल का जो गवर्नर था, पहले बंगाल, कभी कभी एग्जाम पूछता है भारत का बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? तो वो क्लाइव था। ठीक है। लेकिन जब ये चार्टर एक्ट आया, रेगुलेटिंग एक्ट आया, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इस समय बंगाल का गवर्नर कौन था? ये भी पूछता है कभी कभी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के समय पे बंगाल का गवर्नर कौन था? तो वो वारेन हेस्टिंग था। ठीक है। अंतिम गवर्नर कौन था? तो वारेन हेस्टिंग। बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग। लेकिन इस चार्टर एक्ट का 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का मतलब है कि अब गवर्नर के पद को हटा करके गवर्नर जनरल बनाया जा रहा है। ठीक है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के जो गवर्नर था, बंगाल के गवर्नर के पद को हटा करके बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया जा रहा है। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग था। तो वारेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर से गवर्नर जनरल बना दिया गया है। वारेन लिख दिए, हेस्टिंग आप लिख लीजिएगा। ठीक है। वारेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया है। ठीक है। वारेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया है। और उसके बाद 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में क्या हुआ? तो 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई और उस सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस तथा 3 अन्य न्यायाधीश था। ठीक है।
तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या किया है, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया है, मतलब वारेन हेस्टिंग को गवर्नर जनरल बना दिया गया है, ठीक है। उसके बाद 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में क्या किया गया है, कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दिया गया है, और उस सुप्रीम कोर्ट के एक चीफ जस्टिस तथा 3 अन्य न्यायाधीश थे, ठीक है। अगर कभी-कभी पूछे कि फर्स्ट इस सुप्रीम कोर्ट की फर्स्ट न्यायाधीश पूछा जाता है, कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना सन 1774 में किया गया था, उसके फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो सीजीआई कौन थे, कलकत्ता के जो 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, उसके फर्स्ट चीफ जस्टिस था एलिजा एलिजा इम्फे, ठीक है, एलिजा इम्फे, ठीक है। तो अगर पूछे कि जो कलकत्ता में 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, उसके फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन था, तो फर्स्ट चीफ जस्टिस था एलिजा इम्फे, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है कि जो और आता है कि इसके बाद जो कार्यकारिणी था, इस कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट की जो कार्यकारिणी था, कार्यकारिणी में 4 सदस्य शामिल किया गया, ठीक है। 4, अगर पूछे कि इस कार्यकारिणी में, ठीक है, बंगाल के गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी में कितने सदस्य थे, तो बंगाल के गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में 4 सदस्य थे, ठीक है। ये तो था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट एक्ट आता है, इसके बाद एक इम्पोर्टेंट एक्ट आता है, वो क्या है, तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, बहुत ही इम्पोर्टेंट और एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया है, ठीक है। और गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी में 4 सदस्यों को शामिल किया गया है। 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दिया गया है, और फर्स्ट चीफ जस्टिस बनाया गया है एलिजा इम्फे को। इसके बाद आता है कि सन 1784 में आता है पिट्स इंडिया एक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिट्स इंडिया एक्ट क्यों आया था, तो पिट्स इंडिया एक्ट इसलिए आया था क्योंकि जो पिट्स इंडिया एक्ट है, पिट्स इंडिया एक्ट के तहत क्या किया गया है, पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ईआईसी के जो ईआईसी का जो शक्ति है, उस पर इंग्लैंड की महारानी इंग्लैंड मतलब अपना कब्जा करना चाहती थी धीरे धीरे, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त करके ब्रिटेन बता रहे इंग्लैंड के दबदबा बनाना चाहती थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल में करने के लिए फिर दूसरा एक्ट आया, वो कौन सा था, सन 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट का मतलब क्या है, तो पिट्स इंडिया एक्ट का मतलब होता है ईआईसी के शक्ति का पृथक करना, ठीक है। ईआईसी के शक्ति को अब पृथक करना मतलब अलग करना, ईआईसी को मतलब कहने का मतलब है जितना तोड़ पाओ तोड़ो, तो पृथक कर दिया। पिट्स इंडिया एक्ट सन 1784 में आया था। इसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के जो शक्तियां थी उनको पृथक करने के लिए आया था। पृथक मतलब अब ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को 2 भागों में बांट दिया, 2 भागों में मतलब हो गया, एक बनाया गया बीओसी, बीओसी का मतलब होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। पूछा जाता है किस चार्टर एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल का निर्माण किया गया, किस चार्टर एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का निर्माण किया गया, ठीक है, ये पूछा जाता है। तो वो होता है 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल का निर्माण किया गया, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बीओडी और बीओसी की स्थापना किया गया है सन 1784 के चार्टर एक्ट पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। और बीओसी का मतलब क्या है, बीओसी का मतलब क्या है, या बीओडी का मतलब क्या है, तो बीओसी का मतलब होता है जो राजनीतिक काम है, ठीक है, जो राजनीतिक काम है, पॉलिटिकल काम है, राजनीतिक काम कौन देखेंगे, तो जो पॉलिटिकल काम है, पॉलिटिकल काम राजनीतिक काम कौन देखेंगे, तो वो बीओसी देखेंगे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और जो व्यापारिक काम थे, व्यापारिक काम थे, वो बीओडी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखेंगे। तो अगर आपसे पूछे बीओसी की स्थापना और बीओडी की स्थापना किस चार्टर एक्ट से हुआ, तो वो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत हुआ। इसके तहत बीओसी अब कौन सा काम देखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी में को 2 भागों में बांट दिया कि अब बीओसी कौन सा काम देखेंगे, बीओसी देखेंगे राजनीतिक यानी पॉलिटिकल काम। और अगर आपसे पूछे
कि बीओडी क्या देखेंगे, बीओडी देखेंगे कौन-सा कार्य? तो व्यापारिक कार्य, व्यापारिक काम बीओडी देखेंगे, ठीक है? और बीओडी देखेंगे, ठीक है? तो फिर आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, पहला दिन था, कम समय के लिए थोड़ा बहुत सेशन शुरुआत करते हैं। अब अगला सेशन अगले दिन मिलते हैं क्योंकि हमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे 3 दिन पढ़ाना है, ठीक है? आज को पढ़िए, रिवाइज़ कीजिए, लिखिए और पढ़ते रहिए हर शाम 6:30 बजे टारगेट स्टडी एग्ज़ाम 100 पे पूरा संविधान पढ़ाया जाएगा आपको। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।